अस्सलाम वालेकुम। 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं आज़म अली खान यूसुफ ज़ई हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से पीर को मुलाकात मुतवक्को। धान की खरीदी पर मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी। मरकज के मौक़िफ़ को लेकर किसानों में तजस्सुस। मजालिस से मकामी कौंसिल नशिस्तों के लिए TRS उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस और BJP के मुकाबले पर तजस्सुस बरकरार। BJP सदर बी संजय किसानों को गुमराह करना बंद करें वरना सबक सिखाया जाएगा। जगदीश्वर रेड्डी का इंतबाह। हैदराबादी समाज रहन सेंटर्स के चुंगल में खुददारी के भरम में मकरूज। इज्जत से खिलवाड़। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव धान की खरीदी मसले को मुस्तकिल हल के लिए वज़रा और आला ओहदेदारों के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। इससे पहले धान खरीदी को लेकर एहतजाज और 18 नवंबर को इंदिरा पार्क पर महाधरना देने के बावजूद मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत रद्द अमल सामने नहीं आया है। इसलिए वज़ीर आला कोई क़तई फैसले के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। 2 दिन तक वो दिल्ली में क़याम करते हुए धान खरीद, अक़ल तरीन कीमत एक्ट और बरक़ी कानून को वापस लेने और दीगर मसाइल से मुतालिक मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। बहरहाल धान खरीदी मसले पर अगर मरकजी हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत रद्द अमल सामने न आने पर वज़ीर आला की आइंदा हिकमत अमली क्या होगी, इस पर रियासत के किसानों में तजस्सुस पाया जा रहा है। वाज़ेह है कि 18 नवंबर को मरकजी हुकूमत ने गैर सरकारी इत्तला के तहत इशारा दे दिया है कि बॉइल्ड राइस मरकजी हुकूमत नहीं खरीदेगी, और इसके बावजूद वज़ीर आला का दिल्ली दौरा किस लिए है, इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वज़ीर आला ने हफ्ते के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वज़रा और ओहदेदारों के अलहदा वफ्द के साथ वो दिल्ली जाएंगे और मुलाकात के लिए वक्त मिलने पर वो वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हुए तमाम मुतालिका मसाइल से मुतालिक नुमाइंदगी करेंगे। 2 दिन कबल वज़ीर आला ने मरकजी हुकूमत को एक अल्टीमेटम देते हुए मकतूब रवाना किया था। इस पर मरकजी हुकूमत ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। क्या वफूद के साथ मरकजी वज़रा मुलाकात से कोई हल निकलेगा, इसकी तवक्कुआत काफ़ी कम है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि वज़ीर आला भी जानते हैं कि रबी मौसम में बॉइल्ड राइस मरकजी हुकूमत नहीं खरीदेगी। वज़ीर आला सिर्फ गुज़िश्ता रबी के मौसम के 5 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदने के लिए मरकज़ पर दबाव डालेंगे और राइस मिलर्स के मफादात के लिए दिल्ली दौरा कर रहे हैं। मजालिस मकामी कोटे के तहत कौंसिल के 9 अजला में 12 नशिस्तों पर इंतखाबात का एलामिया जारी किया जा चुका है। कांग्रेस और BJP में मुकाबले को लेकर कोई खास सरगर्मियां दिखाई नहीं दे रही हैं। जहां तक TRS पार्टी का सवाल है, वज़ीर आला ने दिल्ली रवाना होने से पहले 12 उम्मीदवारों को क़तयत दे दी है। पीर के दिन सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आदिलाबाद से D विट्ठल, महबूब नगर से साई चंद, K नारायण रेड्डी, खम्मम से T मधु, रंगारेड्डी से शंभू राजू, P महेंदर रेड्डी, वरंगल से पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, नलगुंडा से कोटी रेड्डी, मेदक से डॉक्टर यादव रेड्डी, करीमनगर से L रमन्ना और भानु प्रसाद, निजामाबाद से। कांग्रेस पार्टी ने हफ्ते के दिन ऐलान किया कि 2 दिन के अंदर मुकाबले से मुतालिक फैसले का ऐलान किया जाएगा। अगर मुकाबला करेंगे तो महदूद अजला से मुकाबला करने पर गौर कर रहे हैं।
वरंगल, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर और रंगारेड्डी से मुकाबला करने पर गौर व खोज किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ये फैसला करने से कासिर है कि कौंसिल इंतखाबात में मुकाबला करे या नहीं। पार्टी कायदीन की जानिब से दबाव के पेश नज़र निजामाबाद, रंगारेड्डी और करीमनगर से मुकाबला करने पर गौर कर रहे हैं। बहरहाल इन इंतखाबात में भी टीआरएस पार्टी बाज़ नशिस्तों पर बिला मुकाबला मुंतखब होने के कवी इम्कानात है। सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि कोई भी इंतखाबात हो, अब नोट है तो वोट है। अगर कोई रकम खर्च करने के लिए तैयार है तो पार्टी भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। वजीर बल्दी नज़्मो नस्क KTR ने कहा है कि हुकूमत की संजीदगी की वजह से बल्दी नज़्मो नस्क और कौंसिल को उन्होंने बताया है कि हुकूमत की संजीदगी की वजह से बल्दी नज़्मो नस्क को कौमी सतह पर एजाज़ हासिल हुआ है। वजीर बल्दी नज़्मो नस्क KTR ने कहा कि हुकूमत की संजीदगी की वजह से बल्दी नज़्मो नस्क को कौमी सतह पर एजाज़ हासिल हुआ है और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कौमी अवार्ड हासिल करने वाले मेयर, सदनशीन और ओहदेदारों के साथ KTR ने दिल्ली में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद भी पेश की है। इस मौके पर KTR ने कहा, तेलंगाना तश्कील के बाद देही और शहरी इलाकों में फ़र्क न करते हुए तेलंगाना हुकूमत ने जामे तरक्की की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ लाई गई हैं। तेलंगाना को कौमी सतह पर 1106 अवार्ड हासिल हुए हैं और सफाई मित्र अवार्ड से रियासत को दूसरा मुकाम उसमें हासिल हुआ है। इस मौके पर महकमे के ओहदेदारों ने भी वज़ीर मौसूफ से इजहार तशक्कुर करते हुए उनकी क़ियादत में शहरी इलाकों को मज़ीद तरक्की देने पर इजहार तशक्कुर किया है। रियासती वज़ीर बरकी जगदेश्वर रेड्डी ने कहा है कि बी संजय ने रियासतों के किसानों को गुमराह करना उन्हें बंद करना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दिल्ली में किसानों के एहतजाज के दौरान सैकड़ों किसानों की जानें गई हैं, सिर्फ माफ़ी मांगकर खामोश हो गए हैं। रियासत में बीजेपी के सदर बी संजय भी किसानों के साथ खेल खेल रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकज अपना मौक़िफ़ वाज़े करे, इससे पहले ही धान की काश्त करने के लिए वरगला रहे हैं। ये मसला बी संजय ने पैदा किया है। मरकजी हुकूमत के मुताबिक हम किसानों के मुतबादिल काश्त से मुतालिक शूर बेदारी के दौरान बी संजय ने किसानों को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि आइंदा से बी संजय मनमानी बयानात देंगे तो खामोश नहीं रहेंगे। तेलंगाना किसान में शूर आ चुका है। जिस तरह मुल्क के किसानों ने माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया है, ये बात बी संजय को भूलनी नहीं चाहिए। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने सवाल किया है कि वज़ीर आला दिल्ली दौरे पर किस लिए गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR के धरने की वजह से मरकजी हुकूमत ने कवानीन वापस ले लिया है, तो KCR खुलासा करें कि धरना तेलंगाना के किसानों के लिए था या फिर दिल्ली के किसानों के लिए धरना किया गया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वज़ीर आला को क्या काम है और वो सिर्फ चंद राइस मिलर्स के मफादात के लिए दिल्ली गए हैं। रियासत में बारिश से धान खराब हो रही है और इसकी खरीदी को यकीनी बनाने में नाकाम हो गए हैं। बी संजय ने कहा है कि खरीदी मराकज़ का दौरा करने पर हम पर पत्थर बरसाए गए। दशहरा से पहले मार्केट में धान आ चुकी थी और उस वक्त से धान की खरीदी नहीं हुई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि रियासत में जान गंवाने वाले किसानों को 20 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी उन्होंने मुतालबा किया है और धान खरीदी में ताख़िर होने पर आवाम से वज़ीर आला से माफ़ी मांगने का भी उन्होंने मुतालबा साथ ही साथ किया है। कौमी सतह पर किसानों के मसाइल 3 मुतनाज़ा ज़री क़वानीन और अक़ल तरीन कीमत से मुताल्लिक़ है, लेकिन रियासत तेलंगाना में किसान धान की अदम खरीदारी की वजह से परेशान है। मरकज से धान खरीदने का मुतालबा करते हुए TRS पार्टी के सदर व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में गुज़िश्ता दिनों एक एहतजाज बताया जा रहा है कि धरना हैदराबाद में मुनज़्ज़म किया गया और इस पस मंज़र में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मोदी हुकूमत तेलंगाना के किसानों का धान खरीदने से सरीहन इनकार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के कायदीन नई फसल में धान उगाने किसानों को मुश्तैल कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने रियासत को टैग करते हुए तेलंगाना वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने रिमार्क किया कि बेहिस हुकूमत और परेशान हाल किसान। किसानों की बात कर रहे थे, साथ में हम बात करेंगे मरकजी हुकूमत की। मरकजी हुकूमत ने दवाखानों के इंतजामिया को रात के औकात में भी लाशों के पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी है।
इससे पहले बात करते हैं सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर पर कैसे भरोसा करें। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि पंजाब किसानों के अफराद खानदान को 3 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया गया है। एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया गया जबकि तेलंगाना के जहदकारों को वो भूल गए। टीआरएस हुकूमत के दौरान 7,500 किसानों ने खुदकुशी की है। उनके अफराद खानदान को वो भूल गए। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में सैलाब से मुतासरीन को मुआवजा देने का वो भूल गए हैं, तो पंजाब के किसानों को 3 लाख रुपए की बात पर कौन भरोसा करेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने उनकी पार्टी का मकसद इस रियासत में मुसलमानों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाना है और उनकी क़ियादत को उभारना है। एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले में मजलिस का मौक़िफ़ इस रियासत में बेहतर हुआ है। 100 नशिस्तों पर मुकाबला करने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि 19% मुस्लिम आबादी को महरूम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जमातों के साथ इत्तेहाद की बात चल रही है, ताहम हुनूस क़तईयत के साथ बात तय नहीं हुई। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ कोई इत्तेहाद मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने सावरकर और जिन्नाह के 2 कौमी नजरिए को मुस्तरद कर दिया था। नाम नहाद सेकुलर जमातें मुसलमानों के वोट तो लेते हैं लेकिन उसका इजहार करने से कतराती हैं। पहले जो MIM का मौक़िफ़ था उत्तर प्रदेश में, वो मौक़िफ़ अभी नहीं है, वो बहुत बेहतर हुआ है, बहुत स्ट्रांग हुई है पार्टी हमारी। आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम चुनाव जीतेंगे और बहुत बड़ी तादाद में वोट भी हासिल करेंगे जहां से हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। तो अब ये तो हमारी पूरी कोशिश है, तैयारी है, अब आगे देखिए क्या होता है। अखिलेश यादव को ये भी बताना ज़रूरी है कि आप ही के परिवार के 3 लोग कैसे हार गए 2019 के चुनाव में, जब आप बसपा के साथ अलायंस था आपका, सिर्फ 15 लोकसभा की सीट आप दोनों मिलकर क्यों जीत पाए, इसकी क्या वजह थी, जबकि आपको 75% मुसलमानों का वोट मिला। कभी ये भी तो कहो कि हमको मुस्लिम वोट मिला, हमको हिंदू वोट नहीं मिला। ये नहीं कहेंगे, ये भी कह दो कि मुस्लिम वोट मिला, यादव वोट हमको नहीं मिला। ये कह दो कि हमको मुस्लिम वोट 75% मिला, हमको दूसरे अपर कास्ट लोगों का वोट नहीं मिला। ये बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों में, और बार बार बोलते ना कि डराते रहते हैं मुसलमानों को। अब डरने वाला नहीं है मुसलमान कि भाई आप मंच पर नहीं बिठाते, हाथ नहीं मिलाते, कोई दे रहा है तो हाथ ढकेल देते और फिर चुपके से खामोशी से अपने घर में बुलाकर एक फ़ोटो ले लेते। क्या मुसलमान आपकी फ़ोटो का मोहताज है? उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को दीगर कास्ट और बरादरियों की तरह उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, उनकी एक लीडरशिप बनेगी, वो नहीं बनना चाहते। भाई हर उत्तर प्रदेश में हर कास्ट की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उनकी ताकत है, उनकी लीडरशिप है। अगर 19% मुसलमानों का कोई लीडरशिप नहीं, जिम्मेदारी मुसलमानों की भी है कि हम वो काम कर रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की लीडरशिप बने, जैसा यादवों की है, दलित्स की है, ब्राह्मण्स की है, ठाकुर की है, बनिया की है, राजभरों की है, मौर्या की है, इन सब की है। तो इसमें बुरी बात क्या है? जब हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत ने दवाखानों के इंतजामिया को रात के औकात में भी लाशों के पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी है। मरकजी वजारत हेल्थ, मेडिकल व फैमिली वेलफेयर की जानिब से पोस्टमार्टम के तरीक़ेकार से मुतालिक नए रहनुमायाना खतूत का एलामिया जारी किया गया है। इस एलामिया के हवाले से डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना ने पोस्टमार्टम के नए खतूत जारी किए, जिसका इतलाक़ 15 नवंबर 2021 से कर दिया गया है। रात के औकात में पोस्टमार्टम के लिए दरकार सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। मुनासिब रोशनी, असरी आलात, वीडियोग्राफी का लुज़ूम आयद किया गया है। लाशों से अतियात के लिए आज़ा निकालने की तरगीब भी नए तरीक़ेकार का एक हिस्सा होगी और कत्ल, खुदकुशी, इस्मत रेजी, सड़ी हुई या मुश्तबा तौर पर तनाज़े का शिकार लाशों के पोस्टमार्टम रात में करने से एहतराज़ करना चाहिए तावक्तिया के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा न हो। नए तरीक़ेकार के सबब पोस्टमार्टम के काबिल लाशों को जल्द से जल्द उनके वरसा के हवाले किया जा सके। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर और आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की बताया जा रहा है कि हैदराबाद में एक शादी की तकरीब में मुलाकात हुई है। तेलंगाना असम्बली स्पीकर
पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की पोतरी की जगन मोहन रेड्डी की OSD के फर्जंद के साथ हैदराबाद में हुई शादी की तकरीब में KCR और जगन की मुलाकात हुई। कृष्णा और गोदावरी के पानी की तकसीम के जारी तनाज़े के बाद दोनों वज़राए आला की ये पहली मुलाकात थी। दोनों वज़राए आला खुशगवार मूड में दिखाई दिए और नौबहता जोड़े को मुबारकबाद पेश की और नई जिंदगी की शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद में 22 नवंबर से कोविड के दूसरे डोज के टीका अंदाजी मुहिम का आगाज होगा। बल्दिया की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक GHMC हुदूद के 4846 कॉलोनियों में पहले टीका अंदाजी मुहिम को मुकम्मल कर लिया गया है। महकमा सेहत की जानिब से कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा जाहिर किया गया है और उसको नज़र में रखते हुए रियासती हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। इसके तहत 22 नवंबर को दूसरे टीका अंदाजी मुहिम का आगाज होगा और जिसके तहत कॉलोनियों में टीका मराकिज, बस्ती दवाखाने, सिविल अस्पताल में टीके दिए जाएंगे। 22 नवंबर को शुरू होने वाली इस मुहिम में पहले दिन 4846 कॉलोनियों में घर घर जाकर टीका लेने वालों की निशानदही की जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि वो इससे इस्तेफादा करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने 3 मुतनाज़ा ज़रिए क़वानीन को वापस लेने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ऐलान का खैर मक़दम किया है और मुतनाज़ा शहरियत कानून CAA के अलावा मुतनाज़ा 3 तलाक़ कानून को भी वापस लेने का मुतालबा किया है। फोरम के कायदीन मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, मौलाना सैयद कबूल पाशा शुतारी, मौलाना कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, सदर फोरम मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी, सईद कादरी, ज़ियाउद्दीन नैयर और मौलाना मसूद हुसैन मुज्तहिदी, मौलाना तकी रज़ा आब्दी दूसरों ने मुतनाज़ा ज़रिए क़वानीन के खिलाफ कामयाब जद्दोजहद पर किसानों को मुबारकबाद भी पेश की है। उन्होंने CAA से दस्तबरदारी और कौम से उसके लिए माज़रत खाही करने के अलावा मुतनाज़ा 3 तलाक़ कानून को भी वापस लेने का वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया है। किसानों के एहतजाज के दौरान फौत हुए किसानों के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया जारी करने की भी बहाल करने की उन्होंने मांग की है। चंदूलाल बारादरी के वाटर फिल्टर की टंकी के बताया जा रहा है कि उबलने से हजारों गैलन पीने का पानी ज़ाय हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब अचानक टंकी उबलना शुरू हो गई, जिससे पीने का पानी टंकी से उबल कर न सिर्फ सड़कों पर बहने लगा बल्कि करीबी मकानात में भी दाखिल हो गया था। महकमा आबरसानी के अमले की इस लापरवाही से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ताहम ये बात मालूम नहीं हो सकी कि इस काम को अंजाम देने वाला अमला कहां पर मसरूफ था। हैदराबाद की तहजीब शर्म व हया, इज्जतदारी और खुददारी पर मुहित है और बताया जा रहा है कि दूसरों के आगे बयान करना उसे मायूब समझा जाता था और मदद तलब करना बासे शर्म भी समझा जाता था। ऐसे में मजबूरों के लिए रहन सेंटर्स का रिवाज आम हो गया। पेश है एक रिपोर्ट। हमारे तारीख़ी शहर हैदराबाद की क़दीम तहज़ीब में इज़्ज़त नफ्स और ख़ुददारी कुछ इस तरह शामिल है कि किसी के आगे हाथ फैलाना या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सवाल करना इंतहाई शर्मिंदगी का बास समझा जाता है। शरीफ, गरीब और ज़रूरतमंद, ऐसे ही हमारे शुरफा को देख कर यहाँ आबाद एक फ़िरक़ा रहन सेंटर का कारोबार का आगाज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ लोग सवाल करने या किसी के सामने अपनी ज़रूरतों को बयान करने में इंतहाई शर्म महसूस करते हैं। भूखे रहते हैं लेकिन मेहमान नवाजी नहीं छोड़ते, किसी से मदद तलब नहीं करते, लेकिन साबिक़ा व आज़ाद रियासत हैदराबाद के बाद खुददार शुरफा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मुंह पर कपड़ा बांध कर रिक्शा भी चलाने के सच्चे वाक़यात यहाँ आम हैं। चालाक कारोबारी तबका जो रुपयों को घुमाकर सूद के ज़रिए रुपये कमाता है, उस तबके ने शहरियों की इस शराफत व कमज़ोरी को भांप लिया और शहर में जा बजा रहन सेंटर्स कायम हो गए। इनमें कई तो कारोबार सही तरीके से करते रहे और मजबूर शुरफा की इज्जतों को ढांपते रहे,
लेकिन इनमें कुछ अय्यार व मक्कार साहूकार ज़रूरतमंद शुरफा की मजबूरियों का इस्तेहसाल करने लगे। ऐसे कई वाक़यात हैं जिनमें साहूकारों ने अवाम की देवड़ियाँ तक हज़म कर ली। जैसे ही हैदराबाद का नवाबी दौर ख़त्म हुआ तब ज़रूरतमंद भी बदलने लगे। मामूली ज़रूरियात या असराफ करने के लिए लोग अपने खून पसीने की कमाई रखा कर रुपये लेने लगे। इनमें अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो वापसी की सकत नहीं रखते। यूं इनका माल डूबता चला गया। छोटा गड्ढा भरने के लिए बड़े गड्ढे को खोदने चले गए। घर की कीमती अशिया ख़त्म होने लगी, जिसमें घरेलू झगड़ों में इजाफा होता चला गया। रहन सेंटर के मालिकान के दबाव में कई तो अपनी इज्जतें भी गंवा बैठे, क्योंकि एक बार जब आदमी इस दलदल में फंसता है तो इसका बाहर निकल जाना तकरीबन नामुमकिन सा हो जाता है। गुज़िश्ता कई सालों से ऐसे कई वाक़यात सामने आए हैं कि मजबूर लोगों से सूद के बदले इनकी इज्जतों से खिलवाड़ किया गया। लोग खामोशी से इस जहर को पी लेते हैं और जब हया ख़त्म हो जाती है तब कुछ बाकी नहीं रहता। चंद रोज़ कबल फतेह दरवाज़ा में हनुमान रहन सेंटर पर पेश आने वाला शर्मनाक वाक़या भी कुछ ऐसा ही है। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई होगी कि रात के 9 बजे 14 और 17 साल की 2 लड़कियां जेवर रहन रखाने रहन सेंटर को गई थी। बदनीयत रहन सेंटर के मालिक ने इनकी मजबूरियों का इस्तेहसाल की कोशिश की। वो तो मोहल्ले के चंद अफराद गैरतमंद नौजवान जो सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे बर वक्त पहुँचे और बंद कमरे से रहन सेंटर के मालिक और नौजवान लड़की को बाहर निकाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और खातिब बदकार को जेल भेज दिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे शर्मनाक वाक़यात का सद्भाव कैसे हो कि इज़्ज़त भी महफूज रहे और ज़रूरतें भी पूरी हों। दुनिया में अरबों खरबों इंसान बसते हैं जो बेशुमार मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सारे मज़ाहिबों में सिर्फ़ इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो सारी दुनिया के मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुनिंदा मज़हब है, और मुसलमान खुश नसीब हैं कि वो सारे इंसानों को सीधी राह बताने के लिए मुंतखब किए गए हैं। इस्लाम में ज़कात एक ऐसा अहम फरीज़ा है जिसकी अगर मुनासिब और सही तरीक़े से अदायगी हो तो मुल्क का कोई मुसलमान भूखा नहीं रह सकता और ना ही छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपनी इज़्ज़त गंवा सकता है। अपनी जमा पूंजी व कमाई में से की जाने वाली ये अदायगी अगर ज़रा से मुनज़्ज़म हो जाए तो हमारी नौख़ैस नौजवान लड़कियां बहुत से शैतान सिफत इंसानों की हवस का शिकार बनने से बच सकती हैं। काबिल तारीफ़ है मिसरीगंज व फतेह दरवाज़े के वो नौजवान जो बर वक्त वहाँ पहुँचे और लड़की की इज़्ज़त बचाई। लेकिन अगर यही नौजवान जो मिल्लत इस्लामिया का मुस्तक़बिल हैं अगर अपने पड़ोसियों व मोहल्ले की ज़रूरतमंदों की मदद का बेड़ा उठा लें और इनकी खैर ख्वाही करने लगें, तभी कौम की बेटियां इस किस्म की शर्मनाक हालात से महफूज रह सकती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना पर अमल दुनिया और आखिरत में नजात का ज़ामिन है। मिलाद मैदान बालाहसार किला मोहम्मद नगर गोलकंडा किले पर मुनाक़िद मरकज़ी जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए उलमाए किराम ने ये प्याम दिया है। भागलपुर बिहार से तशरीफ़ लाए आलिम दीन मौलाना कमर अहमद अशरफी ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी राह नजात है। मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी मौलाना ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी, रुकन असम्बली मजलिस कौसर मोहियुद्दीन मौलाना तैयब मोमिन, मुफ्ती सगीर अहमद नक्शबंदी और दीगर ने भी खिताब किया है। सदर मरकज़ी सीरत कमेटी गुलाम मोहियुद्दीन खान पाशा भाई ने खैर मकदम किया है और शरीक मोतमद सीरत कमेटी अहमद रज़ा ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इस जलसे से कबल रुकन असम्बली कौसर मोहियुद्दीन की क़ियादत में मरकज़ी मीलाद जुलूस बरामद हुआ है। आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने जलसे में शिरकत की। मजलिस अरकान मुक़न्नना की नुमाइंदगी के ज़रिए मरीज़ों के इलाज के लिए हुकूमत से रक़ीमी इमदाद दिलवाने का सिलसिला जारी है। रुकन कौंसिल रियाज आफंदी ने दारुस्सलाम में 13 ख़ानदानों में तकरीबन 5 लाख रुपयों के चेक्स तकसीम किए हैं।
हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा रहमत बेग ने सलमान नगर का तफसीली पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन बल्दिया शास्त्रीपुरम डिवीजन मोहम्मद मुबीन और सुलेमान नगर डिवीजन के कारपोरेटर नवाजुद्दीन भी मौजूद थे। दौरे में मिर्जा रहमत बेग ने फोर्ट व्यू कॉलोनी और दीगर इलाकों का अहाता किया। इस मौके पर मजलिस के कारकुनान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर काचीगुड़ा के कब्रिस्तान की हिफाजत के मकसद से बाउंड्री वाल की तामीर की जा रही है। बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर जोनल कमिश्नर सिकंदराबाद ने 20 लाख रुपए से इस काम मंजूर किए हैं। 20 लाख रुपए इस काम के लिए मंजूर किए थे। सदर मजलिस की हिदायत पर मिर्जा रहमत बेग ने मल्लेपल्ली के नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान के हमरा काचीगुड़ा का दौरा करते हुए तामीरी कामों का जायजा लिया है। ओवैसी अस्पताल के माहिर नफ्सियात और HOD डॉक्टर प्रोफेसर मिनहाज जफर नसीर आबादी ने तलबा की याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए मुफीद मशवरे दिए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में शूर बेदार करते हुए कहा कि ओवैसी दवाखाने का शोबा नफ्सियात मरीजों का इलाज कर रहा है और बिलखुसूस उन्होंने तलबा की याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कहा है। अगर तलबा की याददाश्त ठीक नहीं है तो उन्हें पढ़ने लिखने में मुश्किलात पेश आती हैं। इसलिए तलबा को ये ज़रूरी है कि वो अपनी तमाम तवज्जो किताबों पर करे, ना कि मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप पर। और उन्होंने कहा है कि जो उनके दिमाग को मुंतशिर करने के अलावा कुछ नहीं करते, उनका मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के बारे में इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। उनका कहना था कि अगर तलबा समझ कर पढ़ें तो उन्हें याद रखने में आसानी होती है। इसके अलावा वो जो भी पढ़ते या पढ़ाई का जुज़ और हिस्सों में मुनक़सिम करके पढ़ें तो उन्हें याद रखने में सहूलत हासिल होगी। इसके बावजूद भी अगर तलबा को याद रखने में मुश्किलात पेश आती हैं तो वो डॉक्टर से सुलह ले सकते हैं। ओवैसी अस्पताल में नफ्सियाती मरीजों का बेहतर इलाज किया जाता है। उनका कहना था कि बाज़ ख़वातीन उदास, गमज़दा और मायूस रहती हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं रहता और इसके अलावा उन्हें दूसरी तकालीफ जैसे सर दर्द के अलावा आज़ा शिकनी होती है, जिसका ताल्लुक़ ज़हनी तवाउ यानी बताया जा रहा है कि डिप्रेशन से होता है। सर दर्द के अलावा आज़ा शिकनी होती है जिसका ताल्लुक़ ज़हनी तनाव यानी डिप्रेशन से होता है। और जब यही तकालीफ मर्द हजरात को होती है तो वो सिगरेट नोशी या शराब नोशी या दीगर लतों में मुब्तला हो जाते हैं। उनका कहना था कि ओवैसी अस्पताल में शोबा नफ्सियात में माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर्स ज़हनी मरीज़ों का कामयाबी से इलाज और कम मसारिफ पर कर रहे हैं। नफ्सियात के मरीज़ दवाखाने की इस खिदमात और सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। आज के दिन बहुत सारे बच्चे जो 10th में हैं और 12th में हैं और भी बच्चे जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और भी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी याददाश्त से के ताल्लुक़ से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल चीज़ें याद नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से बच्चे और माँ बाप दोनों परेशान हैं। इन बच्चों के लिए कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ जिससे उनकी याददाश्त या मेमोरी बढ़े। तो सबसे पहली चीज़, हम जो चीज़ पे तवज्जो देते हैं, अटेंशन देते हैं, वही चीज़ याद रख पाते हैं। तो बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि जब वो पढ़ाई करे तो अपनी पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो करे। बहुत सारे बच्चे आजकल साथ में फ़ोन लेके, टैब लेके पढ़ाई करते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। अपने बुक्स में से ज़्यादा कर पढ़ाई करे और ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, फ़ोन है, टैब है, ये दूर रखे। तो सबसे पहली चीज़ है अटेंशन बहुत अच्छा देना है पढ़ाई करने के लिए। दूसरी चीज़ उनको याद रखने के लिए है कि वो समझ के पढ़े। जो चीज़ आप समझ के पढ़ते हैं वो चीज़ याद रहती है। सिर्फ़ रट्टा मारने से या बट्टी मारने से याद नहीं रहता, तो समझ के पढ़ने की कोशिश करिए। तीसरी बात, जो चीज़ आप समझ चुके हैं, बच्चे जो चीज़ समझ चुके हैं वो किसी को एक्सप्लेन करें। ऐसा एक्सप्लेन करें जैसे दूसरे को पढ़ा रहे हैं। आप दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करें, अपने माँ बाप के साथ या अपने दोस्तों के साथ आपने जो पढ़े वो उनको समझाने की कोशिश करें। इससे आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। बास चीज़ें जो आपने आज के दिन पढ़े हैं उसे शाम में वापस रिवाइज़ करिए। सुबह में पढ़े, शाम में रिवाइज़ करिए, शाम में पढ़े, उसको सुबह में रिवाइज़ करिए। तो एक बार आप पढ़ लेते हैं, बाद में आप रिवाइज़ करने की, याद करने की फिर कोशिश करते हैं। फिर यही चीज़ को हफ्ता भर आपने जो चीज़ पढ़े है, पूरे 6 दिन जो चीज़ पढ़े,
7वें दिन फिर उसको रिवाइज़ करिए। तो ऐसे में आप वही चीज़ 3 बार पढ़ी जाती है। फर्स्ट टाइम पढ़े आपने, दूसरी बार शाम में बैठ के 10-15 मिनट रिवाइज़ कर लिए, मैं आज दिन भर क्या पढ़ा था, फिर हफ्ते भर के बाद वापस एक हफ्ते में क्या पढ़ा था वो चीज़ रिवाइज़ करें तो याद रहता है। एक साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश मत करिए, उसको बिट्स एंड पीसेस, टुकड़ों में डिवाइड करिए और याद करने की कोशिश करिए। उसको कोई चीज़ से रिलेट करिए। जैसा आपको पता है कि मैं साइकिल कैसे चलाता हूँ, तो साइकिल में मोटर फिट होंगी तो वो स्कूटर बन जाएंगी या चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी की साइकिल बन जाएंगी। तो वैसा एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन से रिलेट करिए और उसके ऊपर बिल्ड करिए। इससे भी मेमोरी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मिर्चल हाईवे पर पेश आए एक खौफनाक हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार बेकाबू लॉरी ने एक कार को हादसे से बचाने की कोशिश में दूसरी कार को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मिर्चल पुलिस ने केस दर्ज करके लॉरी ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया है। तहकीकात जारी हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म से पीर को मुलाकात मुतवक्को। धान की खरीदी पर मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी, मरकज के मौक़िफ़ को लेकर किसानों में तजस्सुस। मजालिस से मकामी कौंसिल नशिस्तों के लिए TRS उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस और BJP के मुकाबले पर तजस्सुस बरकरार। BJP सदर भी संजय, किसानों को गुमराह करना बंद करें वरना सबक सिखाया जाएगा, जगदीश्वर रेड्डी का इंतबाह। हैदराबादी समाज रहन सेंटर्स के चुंगल में खुददारी के भरम में मकरूज, इज्जत से खिलवाड़। फोर्टीवी खबरनामे में बस इतना ही। आजम अली खान, यूसुफ जही को दें इजाजत। खुदा हाफिज।